तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 10 होमवर्क सीरीज 3.0 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2025 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को प्रदान किया गया था। ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नोबेल पुरस्कार में शांति की नोबेल पुरस्कार की बात करें तो वो इस साल का मारिया कोरिना को दिया गया है। अगला देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ऋषि सुनक की जगह पे आए हैं, ऋषि सुनक का स्थान लिया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगर हम यहाँ से एक और प्रश्न बनाए तो 2025 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण था। तो ये 9वां संस्करण था जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगर मुंबई की बात करें तो 2025 के वेब सम्मेलन मुंबई में किया गया था। अगर हैदराबाद की बात करें तो मिस वर्ल्ड कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। अगला, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025-26 से लेके 2030-31 तक। अगर भारत सरकार की बजट की बात करें तो इस बार का बजट यानी 25 से 26 वाला बजट में दालों के लेकर चर्चा हुआ है, जिसमें 3 प्रकार के दालें को प्रमुख माना गया है, मसूर दाल, अरहर दाल और उड़द दाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रानी मुखर्जी ने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ये भी सही, बिल्कुल सही है। अगला, विक्रांत मैसी ने बारहवीं फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ये भी सही है। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। अगर 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था, 2025 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका 2025 का संस्करण में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS सतपुरा। यहाँ से सिम्बेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो सिंगापुर और भारत के बीच आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर COP15 में भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का शीर्षक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड की बुद्धिमत्ता उपयोग के लिए अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगर कॉप की बात करें, कॉप तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, UNFCC और एक UNCCD। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस वर्ष तक 6G तकनीक लॉन्च होने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक 6G लॉन्च होने की उम्मीद है। अगला, कौन सा देश अपने संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साओ टोमो और प्रिंसिपे। अगला 10 नंबर देखते हैं, 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन नया सवेरा। अगर बिहार पुलिस द्वारा मद निषेध के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। अगर यहाँ पे
सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिया है, मतलब विदेशों से सर्वाधिक पैसा कहीं से आया है तो वो सिंगापुर से आया है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल पाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 मिलियन से अधिक। ये जो सतत विकास लक्ष्य SDG अवधारणा 2015 में तय किया गया था, जिसका लक्ष्य रखा गया था 2030 तक भारत को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में सतत विकास लक्ष्य के मामला में भारत का स्थान 99वां है, 99 स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में हाल ही में 2 आर्द्र भूमियों के जुड़ने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 93 हो जाएगा। अगर हम रामसर साइट की बात करें तो भारत रामसर समूह में 1982 में जुड़ा था और 92वां रामसर स्थल बक्सर में चूज किया गया है और 93वां पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन, 32वां विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? कथन नंबर 1, इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन में फोकस देश अमेरिका रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अमेरिका इसका फोकस देश न होकर रूस इसका फोकस देश था। अगला है, इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 15वां एरो इंडिया 2025 का विषय क्या रहा? तो 15वां एरो इंडिया की बात करें तो इसका जो विषय रहा 1 अरब अवसरों का मार्ग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस का थीम रहा है 2025 का, जिसका आयोजन 2025 में भुवनेश्वर में किया गया था। अगर स्वर्णिम भारत विरासत की बात करें तो ये गौतम दिवस का थीम था और एरो इंडिया का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। विकसित गांव योजना छत्तीसगढ़, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विकसित गांव योजना जो है उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था 2025 में। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु, ये भी सही है। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की जगह उड़ीसा हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय की बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में हुआ था। वर्तमान में इसके जो मंत्री है वो सर्वानंद है। और खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की बात करें तो सुफलम योजना खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित है और वर्तमान में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री चिराग पासवान हैं। अगला है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय 2025 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। अगर गांधीनगर गुजरात की बात करें तो इसे खिलौना संग्रहालय की स्थापना यहाँ पे किया गया। रांची झारखंड की बात करें तो यहाँ पे जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किया गया। हुबली कर्नाटक की बात करें तो यहाँ रेल संग्रहालय की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। पहला ग्रीन बजट बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया था, पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार सरकार नहीं, यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा पहला ग्रीन बजट पेश किया गया था। अगर बिहार की बात करें तो पहला बाल बजट पेश किया गया है। बाकी गोवा सुरक्षा योजना हरियाणा ने शुरू की, ये भी बिल्कुल सही है। 2025-26 के लिए आबकारी नीति यूपी में लाई गई, ये भी सही है। आईपीओ से फंड जुटाने में शीर्ष पर भारत रहा है, ये भी सही है। आईपीओ मतलब कौन सा सरकार इस बार सबसे ज़्यादा पब्लिक द्वारा बोली लगवाकर ज़्यादा वस्तुओं को बेचा है या ज़्यादा सामानों को बेचा है। अगला, 2025 में आयुष्मान भारत तय बंधना योजना की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी हो जाएगा। अगर हम लेह की बात करें तो लेह में शीतकालीन
जो है शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया था? हेमिस त्यौहार लेह लद्दाख में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ और कब होगा? तो इसका राइट आंसर 30वें नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, सर द्वारा बताया गया था, ये क्वेश्चन गलत है। अगर 38वें खेल की बात करें तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, और 39वें खेल की बात करें तो मेघालय हो जाएगा। यहाँ पे 30वें नहीं होगा। अगला, तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो तीसरा साइक्लोन जो अभ्यास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच आयोजन किया गया है। भारत और रूस की बात करें तो इसके बीच इंद्र अभ्यास चलता है, और भारत और श्रीलंका की बात करें तो मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 2025 में अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO से बाहर हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है की बात करता है तो इसका आयोजन भारत में किया गया है, यही सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर केवल 1। इसका आयोजन जो है मलेशिया में किया गया था, और इसमें विजेता भारत तथा उप विजेता दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका हुआ है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, सही नहीं है की बात कर रहा है तो सही सुमेलित कीजिए। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, धर्म गार्जीवन सैन्य अभ्यास, तो भारत और जापान हो जाएगा। पक्षी गणना में शीर्ष स्थान पर, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। प्रगति पाई योजना, इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। हरित ऊर्जा नीति 2025 असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्थानीय स्वशासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पे कौन सा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक शीर्ष पे रहा है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे बिहार रहा है। अगर सर्वाधिक प्रगति दर की बात करें तो इस बार बिहार का रहा है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य प्रस्ताव। अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसे पास किया गया, जो कि संविधान की प्रस्तावना में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला है, भारत की संविधान की उद्देशिका क्या है? तो भारत की संविधान की उद्देशिका भारत का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ये गलत हो जाए, ये नहीं होगा। प्रभाग नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती मामला में भारतीय संविधान का उद्देशिका को जो है भारतीय संविधान का एक भाग माना गया है, तो भाग जहाँ पे नहीं है वो तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उनका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। बाकी अगर रूसी क्रांति, जो बेल्शेविक क्रांति है, इसी को रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया, तो ये तीनों का प्रभाव झलकता है, बाकी ये चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर पंथ निरपेक्ष की बात करें तो ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का जिक्र। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन देखते हैं, ए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे, बल्कि वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसके अंग बने।
ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। ये बिल्कुल सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत की जो उद्देशिका है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरणों का स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो नहीं है की बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उल्लेख है, धर्म की स्वतंत्रता की है, घूमने की स्वतंत्रता की है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके जगह पे आर्थिक न्याय का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो उद्देशिका के मूल रूप से पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पद नहीं था, ये बिल्कुल सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के मूल संरचना निहित है, ये बिल्कुल सही है। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता के रूप में उद्देशिका का विचार नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था। क्योंकि ये जो प्रस्ताव है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तो बाकी के ए, सी और डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम की बात करें तो न्याय, फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता, हालांकि समानता नहीं है समता है, 2 प्रकार की समानता का जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है और बंधुत्व 1 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना जरूरी है, होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक होना जरूरी नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, ये सही है। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, ये भी सही है। इसके अवश्य है कि धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय को बढ़ाना देना चाहिए, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप जैसा विचलित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रवृत्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन है इसे जनता के विनिश्चयत छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना चाहिए। यदि इसी तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान निर्मित सभा में विचार विमर्श के उद्धृत उपरोक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है? मतलब ये वाला जो कथन है वो किसने दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्र की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगला है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैध शासन। अगर संसद निम्न सदन राज्यों के समान प्रतिनिधित्व करता है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य से अलग अलग संख्या में संसद आते हैं, एक समान नहीं। वैसे ही सी और डी भी गलत हो जाएगा। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, भारत में एकहरी नागरिकता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य विशेषता प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अर्धसंघीय संरचना ये बिल्कुल सही है। शक्तियों का वितरण ये भी सही है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी सही है। बाकी ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसंघात्मक। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला जो है, भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता की बात करें तो भारत में एकहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत की संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित हैं की सुरक्षा हेतु न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में विधि के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो भारत का संविधान संविधियाँ यानी कानून, रूढ़िजन्य विधि और निर्जन्य विधि। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो कथन नंबर 1, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभुत्व है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ परिसीमित हैं। ये सही है। भारत की जो संसदीय शक्ति है ये सीमित है और भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिक पर संबंधित मामलों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन ये सही है। विधि के समक्ष समानता ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये गलत हो जाएगा। और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये सही है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। कथन ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। तो ये सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघवादित व्यवहारिक नहीं है, ये सही है।
भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? तो संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है, ये सही हो जाएगा। संसद उद्देशिका को परिवर्तित नहीं कर सकती है, ये भी सही हो जाएगा। नहीं, उद्देशिका को परिवर्तित नहीं कर सकती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि केशवानंद भारती मामला में ये सुनिश्चित किया गया कि उद्देशिका को परिवर्तित कर सकती है लेकिन उसका मूल ढांचा के साथ कुछ नहीं कर सकती। उस भाग को, अगला कथन सी, उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता, मूल ढांचे से संबंधित है जो। तो मूल, अभी हमने बताया कि मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी संशोधन करके बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही हैं। अगला जो है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब गलत का चयन करना है। तो सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी, ये बिल्कुल गलत हो गया। बेरुबाकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छापी थी, सटीकता से चिन्हित थी और संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है, गोलकनाथ मामला में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केशवानंद भारतीय मामला में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महीन दृष्टि से प्रकाश पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों गलत हैं। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है, मतलब मूल ढांचा को संशोधित नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी ढांचा में संशोधित किया जा सकता है। अगला है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनरी बेरुबाकी यूनियन बाद 1960 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता शामिल नहीं है बल्कि इसके जगह पे समता शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक। ये जो है प्रस्तावना का एक सीक्वेंस में ये शब्द यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को आर्थिक न्याय को संविधान के लक्ष्य घोषित किया गया है? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत को। प्रस्तावना में जो है इसमें संविधान को आर्थिक न्याय की बात किया गया है और नीतिक निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी की बात किया गया, वो भी एक आर्थिक सहायता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, ये सभी में उसका जिक्र किया गया है। 62 नंबर, हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनकी हम आवश्यकता समझते हैं। भारत के संविधान की आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है, किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। तो मुख्य विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में यूज किया जाता है, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान, ये बिल्कुल सही है। एकहरी एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है, भारतीय संविधान को केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, न्यायिक, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र होता है, ऑप्शन 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है गणतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वंशानुगत होगा तो वो राजतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यह कथन किसने दिया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य की कुंडली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.एम. मुंशी। 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है? तो नहीं है की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, इसका प्रावधान न्यायालयों में लागू किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है प्रस्तावना। 70 का, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा सामंतशाही की प्रोत्साहन, ये विशेषता नहीं है। बाकी संघवाद की स्थापना, ये विशेषता है। मूल अधिकार विशेषता है। सरकार की संघीय स्वरूप, ये विशेषता है। किसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक मदद की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपना प्रतिनिधित्व के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संसदीय स्वरूप, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र शब्द किसको सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि देश के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषा संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित सरकार। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।